अक्टूबर से फरवरी ये वो 5 महीने हैं जिसमें दिल्ली गैस चेंबर बन जाता है। Air pollution in Delhi has been rising through October, and this week it reached its worst phase. Air that you're breathing, the quality is very poor at this point. Air quality continues to remain in the very poor category with no relief. Across Delhi, Siri Fort 412, RK Puram 423, Punjabi Bagh 437. हवा तो पूरे साल ही खराब रहती है, लेकिन स्पेशली विंटर्स के दौरान दिल्ली में रहना डेली की 10 से 15 सिगरेट स्मोक करने के बराबर है। Today I'm smoking 25 cigarettes a day without touching a cigarette. आज वर्ल्ड की टॉप 50 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में 40 इंडिया की हैं, जिसमें दिल्ली टॉप पर है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के 20 से भी ज्यादा मॉनिटरिंग स्टेशंस पर AQI 400 से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। At least 20 stations across national capital right now have AQI which is in severe category. सिर्फ 3 महीनों में ही एयर प्योरीफायर्स का हाल ये है, और अब तो डॉक्टर्स ने भी टॉक्सिक एयर को मेडिकल इमरजेंसी का टैग दे दिया है, क्योंकि रेस्पिरेटरी केसेस डेली 15% से इंक्रीज हो रहे हैं। सिचुएशन कितनी सीरियस है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 5 साल के बच्चे के लिए दिल्ली की जहरीली हवा में सांस लेना इतना मुश्किल हो गया कि उसे थ्रोट सर्जरी की जरूरत पड़ गई। लेकिन एयर पोल्यूशन सबसे बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले ये एक्नॉलेज करना जरूरी होता है कि वाकई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करने से ज्यादा मेहनत उसे छुपाने में की जाती है। जैसे कि अगर मॉनिटरिंग स्टेशंस AQI ज्यादा शो कर रहे हैं तो डेटा मैनिपुलेट करने के लिए वहां पर एंटी स्मोक गन से पानी स्प्रे कर देना। जहां प्राइवेट AQI मॉनिटर्स 500, 600, इवन 900 से भी ज्यादा AQI रीडिंग शो कर रहे हैं, वहीं गवर्नमेंट एप्स में AQI लिमिट 500 पर कैप्ड है। यानी कि चाहे AQI 1000 ही क्यों ना हो, आपको गवर्नमेंट एप्स में AQI 500 ही दिखाई देगा। और इसका रीजन सिर्फ ये है कि कहीं ज्यादा नंबर्स देखकर लोग परेशान ना हो जाएं। फाइनली जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात आती है तो ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाता है। क्या आप कहेंगे अभी की हवा साफ हवा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। 10 साल की गंदी हवा है, 10 साल की गंदी हवा है मैडम, 10 साल की। हवा साफ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं है, ये जानते हुए कि दिवाली के बाद दिल्ली गैस चेंबर बन जाएगा, सिर्फ वोट्स के लिए लोगों से पटाखे फोड़ने को कहना, क्योंकि AQI तो बस एक टेम्परेचर है। और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है, आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है। और जब लोग जहरीली हवा से जूझ रहे हों तो उसी पब्लिक के पैसों से जिन्हें पटाखे फोड़ने को कहा था, चुपचाप 5.5 लाख के 15 एयर प्योरीफायर्स अपने ऑफिसेस के लिए ऑर्डर कर देना, क्योंकि लोगों का क्या, वो तो भूल ही जाएंगे। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने खुद ही डिस्क्लोज किया है 2022 से 24 यानी कि सिर्फ 3 सालों में दिल्ली के अंदर 2 लाख से ज्यादा एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। और लैंसेट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो कंडीशन और भी ज्यादा खराब है, क्योंकि 2022 में इंडिया में ही 17 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान एयर पोल्यूशन की वजह से गवा चुके हैं। लेकिन इतना सब होने के बाद भी जब दिल्ली एक्सट्रीम पोल्यूशन से जूझ रहा था, AQI 600 प्लस था, तभी गवर्नमेंट ग्रैप मेजर्स इम्पोज करने में हेजिटेट कर रही थी। It is not me alone to decide GRAP 3. GRAP 3 is only implemented after some kind of AQ level, जब 400 के पार जाएगा तो। अब ये मेरे को नहीं करना है इसके अंदर कुछ भी, ये को CQM में साथ में करना है, CPCB में करना है। आप दिल्ली सरकार अकेले ऐसा कोई फैसला नहीं लेती। लेकिन आखिर दिल्ली ही इतना पोल्यूटेड क्यों है? क्यों हर साल दिल्ली में सेम सिचुएशन रिपीट होती है? अगर रीजंस की बात करें तो पोल्यूशन का मेन रीजन ओवर पॉपुलेशन है। दिल्ली टियर 1 सिटी होने के साथ साथ इंडिया का कैपिटल भी है, इसीलिए हर स्टेट से लोग बेटर जॉब, करियर और लाइफस्टाइल के लिए दिल्ली माइग्रेट करते हैं। लेकिन इसी कारण से आज दिल्ली कंजेस्टेड है। अगर डेटा देखें तो दिल्ली का लैंड एरिया 1483 किलोमीटर स्क्वायर है। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी 11,320 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर थी, यानी कि उस समय दिल्ली की पॉपुलेशन 1.5 करोड़ के आसपास थी। लेकिन आज पॉपुलेशन डेंसिटी 23,000 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर है, यानी कि दिल्ली की ओवरऑल पॉपुलेशन लगभग 3.5 करोड़ हो चुकी है। दिल्ली का एरिया तो उतना ही है, लेकिन पॉपुलेशन लगभग 2.5 गुना बढ़ चुकी है। अब जाहिर सी बात है, जब इतने ज्यादा लोग होंगे तो गाड़ियां भी खरीदेंगे, जिससे पोल्यूशन होगा, ट्रैफिक भी बढ़ेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी बर्डन पड़ेगा। इसी के साथ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज और वेस्टेज भी इंक्रीज होगा। आज हर दिन दिल्ली की लैंडफिल्स में 10,000 टन से भी ज्यादा वेस्ट डंप होता है, और फिर इसी वेस्ट को मैनेज करने के लिए इसे खुले में जला देते हैं। इसके बाद इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, पराली, डस्ट, ये सभी मिलकर दिल्ली को चोक कर देते हैं। दिल्ली की ज्योग्राफी भी पोल्यूशन में एक मेजर रोल प्ले करती है। नॉर्थ में
हिमालयास के कारण साफ ठंडी हवा दिल्ली नहीं आ पाती है। साउथ वेस्ट में अरावली हिल्स विंड मूवमेंट को ब्लॉक कर देते हैं और इसी वजह से टॉक्सिक एयर एस्केप नहीं कर पाती और आसपास के एरियाज में फैल जाती है। देखिए, अगर दिल्ली की पोल्यूशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमें चाइना से सीखना पड़ेगा, क्योंकि चाइना ने न ही केवल इस प्रॉब्लम को फेस किया है बल्कि इसे ओवरकम भी कर चुका है। चाइना की कैपिटल सिटी बीजिंग को 2005 में स्मॉग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था। लोग बिना मास्क लगाए घर से नहीं निकलते थे और कंडीशन इतनी खराब हो चुकी थी कि गवर्नमेंट को रेड अलर्ट इशू करना पड़ गया था। लेकिन फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज का बीजिंग कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम दिल्ली को बीजिंग से कंपेयर क्यों कर रहे हैं। देखिए, बीजिंग और दिल्ली दोनों ही इमर्जिंग इकोनॉमीज की कैपिटल सिटीज हैं और दिल्ली की जो आज कंडीशन है 2013 में बीजिंग भी सेम सिचुएशन को फेस कर रहा था। अगर बीजिंग के सोर्सेस ऑफ पोल्यूशन की बात करें तो वो भी दिल्ली से सिमिलर हैं। कोल कंबशन, व्हीकल एमिशन, ट्रांसपोर्टेशन और कंस्ट्रक्शन। 1998 में बीजिंग की कंडीशन दिल्ली जैसी थी, लेकिन अगले 20 सालों में चाइनीज गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जिससे आज बीजिंग का एयर पोल्यूशन 89% तक रिड्यूस हो चुका है। लेट 1990s में जब चाइना ने वर्ल्ड के लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की तरह इमर्ज किया, तब बीजिंग की इकोनॉमी भी तेजी से ग्रो कर रही थी। लेकिन इसी के साथ अर्बनाइजेशन और एनर्जी कंजम्पशन भी इंक्रीज हुआ, जिसका सीधा सीधा मतलब ये था ज्यादा एमिशंस और ज्यादा पोल्यूशन। ये ऐसा समय था जब बीजिंग की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज विंटर्स में हीटिंग के लिए कोल पर हेविली डिपेंडेंट थी। WHO के अकॉर्डिंग PM 2.5 की सेफ लिमिट 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है, लेकिन 2013 से 15 के बीच बीजिंग का PM 2.5 लेवल 250 तक चला गया था। लेकिन बीजिंग की करंट सिचुएशन पास्ट से कम्प्लीटली डिफरेंट है और इसका पूरा क्रेडिट चाइनीज गवर्नमेंट को जाता है, जिसने 2013 से 17 के बीच एक अग्रेसिव पोल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम रन किया, जिसे पॉपुलरली वॉर अगेंस्ट एयर पोल्यूशन कहा जाता है। अब एक एक करके समझते हैं कि आखिर बीजिंग ने क्या स्टेप्स फॉलो किए। सबसे पहले कंबशन कंट्रोल करने के लिए पावर प्लांट्स और रेजिडेंशियल एरियाज में कोल को रिप्लेस कर सोलर एनर्जी और नेचुरल गैस जैसे क्लीन एनर्जी ऑल्टरनेटिव्स का यूज किया जाने लगा। ट्रांसपोर्टेशन और व्हीकल्स के लिए गवर्नमेंट ने कार्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में DPF यानी कि डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर्स लगवाना मैंडेटरी किया, ताकि डीजल पोल्यूटेंट्स को रिड्यूस किया जा सके। ग्रेजुअली एमिशन स्टैंडर्ड्स को और स्ट्रिक्ट किया गया और इसके बाद पुरानी व्हीकल्स की स्क्रैपिंग शुरू हुई। लेकिन पुरानी गाड़ियों को तोड़ने के लिए डायरेक्ट ऑर्डर नहीं दिया गया, बल्कि गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दी और इससे हुआ ये कि इस पॉलिसी को सिटीजन्स का सपोर्ट मिला। फाइनली सबवेज, पब्लिक बसेस और रेलवेज का एक्सपेंशन हुआ और यहाँ किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंशन से आने वाले डेकेड में बीजिंग एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम को कम्प्लीटली ओवरकम कर लेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने अर्बन प्लानिंग में हेविली इन्वेस्ट किया और एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जिससे लोगों का ट्रैवल बिहेवियर ही चेंज हो गया। साइकिलिंग और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हेविली प्रमोट किया जाने लगा। व्हीकल ओनरशिप को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए पॉलिसीज इंप्लीमेंट की गई, जिससे एमिशंस में एक नोटिसेबल रिडक्शन देखने को मिला। एक क्लीन एयर एक्शन प्लान भी लॉन्च किया गया, जिससे क्लियर लिमिट सेट की गई कि एक सिटी में मैक्सिमम कितने टोटल व्हीकल्स अलाउड होंगे। अब क्योंकि गवर्नमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर फोकस और इन्वेस्टमेंट कर रही थी, तो बीजिंग में एक ट्रांजिशन नोटिस किया गया। लोग अब कार खरीदना ही नहीं चाहते थे। धीरे धीरे प्राइवेट कार्स की ओनरशिप में डिक्लाइन हुआ, क्योंकि लोग अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा कन्वीनियंट समझते थे। और हैरान करने वाली बात यह है, जहां एक तरफ प्राइवेट कार्स की ओनरशिप में डिक्लाइन हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ बीजिंग की GDP रैपिडली ग्रो करती जा रही थी। इसके बाद 2016 में एक कटिंग एज एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क क्रिएट किया गया, जिससे बीजिंग को एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज जैसे कि सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग और लेजर रेडार का एक्सेस मिला। इसी के साथ सिटी में 1000 से भी ज्यादा PM 2.5 मॉनिटरिंग सेंसर्स इंस्टॉल किए गए, जिससे हाई एमिशन एरियाज और पीक पोल्यूशन टाइमिंग्स को प्रिसाइजली ट्रैक करना बहुत इजी हो गया था। चाइना अब तक एक बात समझ चुका था, जब तक सारे डिपार्टमेंट्स एक्टिवली काम नहीं करेंगे तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। चाइना को लेड बैक एटीट्यूड नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी ड्रिवन अप्रोच की जरूरत थी। इसीलिए चाइनीज गवर्नमेंट ने ब्यूरोक्रेसी में कैडर इवैल्यूएशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। बेसिकली ये एक टॉप डाउन अप्रोच थी, जिसमें हर गवर्नमेंट ऑफिशियल, चाहे मेयर हो, मजिस्ट्रेट या गवर्नर, सबके लिए परफॉर्मेंस टारगेट सेट कर दिए गए थे।
यानी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का प्रमोशन अब इस पर डिपेंड करता है कि वो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कितने अग्रेसिव स्टेप लेते हैं और क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट ने पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट में हेविली इन्वेस्ट किया ताकि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके, और इसी के साथ आउटडेटेड पावर प्लांट्स को भी शट डाउन कर दिया गया। The stories making news across China. Beijing closing down one of the major coal power plants as the country steps up the clean air action plans. और फाइनली चाइना ने वो स्टेप लिया जो इंडिया के लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। चाइना ने अपनी मीडिया को एयर पोल्यूशन क्राइसिस रिपोर्ट करने की पूरी फ्रीडम दे दी। इसके बाद इतना एक्सटेंसिव कवरेज हुआ जितना चाइना के लोगों ने कभी भी नहीं देखा था। न्यूज़पेपर से लेकर टेलीविजन तक ये क्राइसिस जैसा था वैसा ही रिपोर्ट किया गया, बिना किसी पॉजिटिव स्पिन के। आखिरकार चाइना की स्ट्रैटेजीज सक्सेसफुल रही क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बीजिंग में फाइन पार्टिकल पोल्यूशन यानी कि PM10 और PM2.5 में 64%, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में 54% और सल्फर डाइऑक्साइड में 89% तक का रिडक्शन देखने को मिला है। चाइना ने क्या किया ये तो हम समझ गए, लेकिन इंडिया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकता है, आइए ये जानते हैं। सबसे पहले तो ब्लेम गेम खेलने से कुछ नहीं होगा। ये डिबेट ही यूजलेस है कि उनकी गवर्नमेंट के टाइम पोल्यूशन ज्यादा था और हमारी गवर्नमेंट में 50 पॉइंट लेस है, क्योंकि हमें पोल्यूशन को जड़ से खत्म करने पर फोकस करना होगा। सॉल्यूशंस की बात करें तो सबसे पहले प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो लोकल पोल्यूशन का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है उसे रिप्लेस करना होगा एक एफिशिएंट बस मेट्रो सिस्टम से जो एंड टू एंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करे और बजट फ्रेंडली भी हो। दिल्ली का DTC बस सिस्टम काफी पुराना है और इसे कम्प्लीटली अपग्रेड करने की जरूरत है, जैसे चाइना की 3rd लार्जेस्ट सिटी शेंज़ेन ने 2017 में किया जब 16,000 डीजल बसेस को इलेक्ट्रिक बसेस से रिप्लेस कर दिया गया था। इसी के साथ पुराने व्हीकल्स को बैन या स्क्रैप करने के बजाय एक सब्सिडी प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना होगा जिससे सरकार और आम आदमी दोनों का फायदा हो। और क्योंकि दिल्ली ओवर पॉपुलेटेड है इसीलिए अर्बन प्लानिंग को भी अग्रेसिवली इम्प्रूव करना होगा। आज भी कोल प्लांट्स दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी के मेजर सप्लायर्स हैं, इन्हें ग्रेजुअली नेचुरल सोर्सेज से रिप्लेस करना होगा, जैसे कि सोलर रूफटॉप्स जो सिटीज में सबसे प्रैक्टिकल ऑप्शन है। फाइनली दिल्ली के लोगों को अपने हक यानी कि राइट टू क्लीन एयर के लिए आवाज उठानी होगी और सरकार से सवाल करने होंगे, क्योंकि अगर सिर्फ नवंबर दिसंबर में ही हम इस प्रॉब्लम पर डिस्कशन करते रहे तो 300+ AQI को भी ये कहकर नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा कि AQI तो इम्प्रूव हुआ है, भले ही वो ट्रांजिशन वेरी पुअर से पुअर कैटेगरी में हुआ हो।